गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री हमारे बीच उपस्थित है। त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन, ग्राम निर्माण समाज, ग्राम दक्षिणामूर्ति की ओर से गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री का हार्दिक स्वागत है। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री पीछे लगे हुए स्टॉल की मुलाकात ले रहे हैं। हमारे किसानों द्वारा प्राकृतिक कृषि का व्याप किया गया है। महामहिम राज्यपाल श्री का प्राकृतिक कृषि का योगदान अत्यंत सराहनीय है। कुरुक्षेत्र में महामहिम राज्यपाल श्री द्वारा प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अप्रतिम विकास किया गया है। महामहिम राज्यपाल श्री हल चला रहे हैं। गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री हमारे बीच उपस्थित है। हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। नमस्कार। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन, ग्राम निर्माण समाज एवं ग्राम दक्षिणामूर्ति द्वारा आयोजित प्राकृतिक कृषि परिसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हमारे परिसंवाद कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से हम हमारे महामहिम राज्यपाल श्री का हमारे इस परिसंवाद कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पे विराजित माननीय डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट CSR इनिशिएटिव पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोक भारती सणोसराना मैनेजिंग ट्रस्टी श्री माननीय डॉक्टर अरुण दवे साहब, आदरणीय महात्मा जी श्री प्रफुल्ल सेंजलिया जी, बंधुत्व किसान संगठन के अध्यक्ष माननीय दादू भाई पीठा भाई भंबर, मंच पर विराजित सभी माननीय महानुभावों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। माननीय गुजरात राज्यपाल श्री का स्वागत महिला मंडल की महिलाओं के द्वारा प्राकृतिक कृषि की ओर से बनाई गई विभिन्न वस्तुओं से करेंगे। माननीय डॉक्टर PK शुक्ला साहब से नम्र निवेदन है कि माननीय महामहिम गुजरात राज्यपाल श्री का हार्दिक स्वागत करें। ये सभी प्रोडक्ट महिलाओं द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक कृषि के तौर पे बनाई गई है। एलोवेरा, पिक्कल, हनी, खाखरा, इन सभी चीज़ों का उत्पादन महिला मंडल की महिलाओं के द्वारा किया गया है। उनसे हम माननीय राज्यपाल श्री का स्वागत करके हर्ष की अनुभूति कर रहे हैं। गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री से नम्र निवेदन है कि
आप दीप प्रागट्य, दीप प्रज्वलन करके आज के परिसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर। हमारी संस्थाओं द्वारा जो भी कामगिरी चलती है, चल रही है, उनकी जानकारी देने के लिए मैं माननीय डॉक्टर पीके शुक्ला साहब से नम्र निवेदन करूंगी कि वे हमारी संस्थाओं द्वारा चल रही कामगिरी की रजुआत करें। नमस्कार। परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, हमारे मंच पर बैठे हुए मार्गदर्शक प्रफुल्ल भाई, डॉक्टर अरुण दबे और हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसके चेयरमैन दादू भाई। यहाँ पर लगभग 251 दंपति जो फार्मर पति पत्नी जो सजीव खेती पे, नेचुरल फार्मिंग पे एक पूरे मन से 100% से जो मूव हो चुके हैं और यहाँ पर आए हैं, उन्होंने राज्यपाल महोदय से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उनको भी एक बार यहाँ से हम प्रणाम करते हैं। और दूसरी जितनी भी संस्थाओं के एक साथ नाम सबका नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमारे सारे ट्रस्टी मंडल, उन सबका हम यहाँ से स्वागत करते हैं। हमारे कलेक्टर साहब, डीडीओ साहब, एसपी साहब, जो हमेशा एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पर पूरे ज़िले में बनाए हैं जिससे हम लोग आपके विभाग के साथ, आत्मा के साथ मिल के काम करने के प्रति हम लोग आगे बढ़ने के लिए जो हम जिस तरह का जो उन्होंने एक माहौल बनाया है, उसके लिए हम आप के आभारी हैं। और इसी के साथ जैसे थोड़ा सा बताया गया कि हम थोड़ी इसके बारे में नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो हमारी एक मुहिम थी उसके बारे में थोड़ा हम बताएं। तो हमारी मुहिम लगभग 10 वर्ष पहले से ये चालू हुई थी कि हम लोग कैसे नेचुरल फार्मिंग की ओर जाएं। 18,000 फार्मर, 8,000 महिला मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। हर फार्मर्स की क्लब है, 800 लगभग फार्मर क्लब है और 750 लगभग महिला मंडल क्लब है। उसकी हर महीने मीटिंग होती है। मीटिंग में अगले महीने की प्लानिंग क्या होती है वो सब होता है। लेकिन फार्मर के साथ जो हमारा इतना बड़ा जो एक सहयोग के साथ एक हमारा इनिशिएटिव चल रहा है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के में रिफॉर्म के लिए, तो वो एक कठिन कार्य था धीरे धीरे उनको सजीव खेती के तरफ प्रोत्साहित करने का, लाने का। और उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे चेयरमैन श्री मधुकर भाई पारेख, उनका हमेशा बहुत प्रेम रहा कि सजीव खेती के प्रति हम कैसे आगे बढ़ें। और उसका कारण है कि आज लगभग 18,000 फार्मर जो हमारे साथ काम करते हैं, 3,500 फार्मर जो सजीव खेती के तरफ मूव कर चुके हैं, वो यहाँ पर उपस्थित करिए और दीजिए। जहाँ तक हमारे CSR की बात है, जैसे हमने कुछ नंबर आपको बताए, उसके साथ ही साथ हम कुछ आपको और भी चीज़ें जैसे बताना चाहेंगे कि ये जो मुहिम चालू हुई, हमने तो 10 वर्ष पहले से स्टार्ट की, लेकिन 17 में 18 में जब प्रफुल्ल भाई का भी काफ़ी सहयोग मिला इसमें कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। जैसे अभी हम लोग माननीय गवर्नर साहब, अभी हम लोग पंकज भाई के प्लॉट पे गए थे, उसने भी यही बोला कि बहुत दिनों से हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन गति जो आई 2019 से,
जब 19 से जब हमारे गवर्नर साहब यहाँ पर आए और उसके बाद से उन्होंने अपने सारे उद्बोधन में, अपने सारी मीटिंग में एक सूत्र हो करके एक सिंगल एजेंडा के थ्रू जिस तरह उन्होंने हमको प्रेरित किया, उससे जो है काफ़ी गति मिली हमको। और आज के दिन में हम ये सेलिब्रेट कर सकते हैं इतने लोगों के साथ कि हमने ये की। तो इसमें जो कुछ शेयर मैं आपसे करना चाहूँगा, तो लगभग 421 ट्रेनिंग सेशन हमने ऑर्गेनाइज की इसमें नेचुरल फार्मिंग पे, और जिसमें लगभग 7,800 अभी तक जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अटेंड किए। इसके बाद जो है शिविर, फेरी, वर्कशॉप, रीचिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जो हमने किया, लगभग 2,500 ऐसे अवेयरनेस वर्कशॉप किए। वो इसका एक पार्ट था। फिर डेमोन्स्ट्रेशन, नेचुरल फार्मिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि शुरू में एक एप्रीहेंशन दिमाग में होता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट होगा या फिर इसका ये होगा वो होगा। तो उसको दूर करते करते लगभग 189 डेमो प्लॉट जो है जो हमने महुआ, सावरकुंडला, जेसर ब्लॉक में और अमरेली के भी कुछ ब्लॉक में हमने चालू किया। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर नेचुरल फार्मिंग की जब हम काम करने जाते हैं तो नेचुरल फार्मिंग के बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। तो इनपुट्स जो होते हैं वो इंक्लूडिंग दी इनिशियली उनको जीवामृत, बीजामृत और तरह तरह के जो अर्क बनते हैं उसके बारे में उनके फार्मर के जगह पे जाकर के एक छोटा सा सिस्टम स्टार्ट करवाना ऐसे। और फिर उसके बाद से उसमें लगभग 1500 ऐसे फार्मर है जहाँ पर ये छोटे छोटे सिस्टम हमने इंस्टॉल किए और उनको प्रेरित किया। फिर उन्होंने उसको कंटिन्यूएशन किया और लगभग 80,000 लीटर ऐसा जो आउटपुट निकला उसको हमने वहाँ पर किया। फिर आत्मा के साथ जो कोलेबोरेशन हुआ पर नेचुरल फार्मिंग में, उसमें भी लगभग 374 फार्मर को हमने जोड़ा जिनके साथ हम काम करते थे, और आत्मा के साथ हमने फिर काम चालू किया। हमने लगभग 7 क्लस्टर ऑफिसेस इस 2 ज़िले में क्रिएट किए। जैसे सामने आपको ये दिख रहा है, त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन का ऑफिस है जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है फार्मर्स के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन का पीछे है। एक अच्छी सुविधा है जहाँ पर एक कूल एनवायरनमेंट में, वातावरण में आकर के वो उसकी चीज़ को समझें और फिर जाके अपने खेत पे इम्प्लीमेंट करें। लगभग हमारी 150 से ज़्यादा टीम जो यहाँ पर जो उसमें क्वालिफाइड लोग हैं वो उनका फार्मर का सहयोग करती है। फिर गौ सेतु का जो प्रोग्राम जो चालू किया भावनगर में, भावनगर जिला के लोगों ने आत्मा के साथ, तो उसमें भी 228 के फार्मर जो हमारे फार्मर साथ काम करते हैं वो जुड़े। फिर हमने जो कृषि संत यात्रा, कृषि ऋषि संत यात्रा जो थी, जो एक प्रफुल्ल भाई के मार्गदर्शन से चालू हुई थी, उसका भी बहुत एक अच्छा हमको मिला, फीडबैक मिला और फिर उसको हम लोग ने किया और अभी उसको कंटिन्यूस हम लोग उसको करते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद से जो है देखा जाए तो लगभग इस समय 6,700 के आसपास जो फार्मर हैं जो बहुत ही डीपली इस सजीव खेती में इन्वॉल्व हो गए हैं। हालांकि पूरी तरह से वो लोग अभी नहीं मूव किए हैं, लेकिन वो लोग इस चीज़ को, महत्व को समझ गए हैं। फिर आपकी जो खेती के साथ साथ पानी की जो समस्या है, स्पेशली सौराष्ट्र में, जहाँ पर मैं ऑनरेबल गवर्नर श्री को बताना चाहूँगा कि सौराष्ट्र का ये वाला क्षेत्र ऐसा है जो सैलिनिटी का काफ़ी यहाँ पर विकराल रूप है। तो बगल में दरिया है, यहाँ से मुश्किल से एक किलोमीटर होगा। तो ये पूरी बेल्ट जो है यहाँ पे, तो सैलिनिटी का जो इंग्रेशन होता है समुद्र से, वो पानी में, समुद्र मिट्टी में आ जाता है और ये इसकी गति इतनी तेज़ है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग नेचर के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं सैलिनिटी को रोकने के लिए, और नेचर के साथ लड़ाई करने में सबसे बड़ा जो साधन जो विद्वान लोग बताते हैं वो है पानी का संरक्षण और वाटर मैनेजमेंट। तो इसके लिए लगभग हमारा गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट के साथ, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ और इसमें लगभग 450 से ज़्यादा हम लोगों ने वाटर स्ट्रक्चर का निर्माण किया, जिसका निर्माण और उससे जो है वो उस गांव में हमने खुद देखा कि खुशहाली लौटी, क्योंकि
पशुओं को पानी पीने का एक जलाशय मिला, जैसे पानी जो बरसात में होता था, भरता था और उसके बाद जो है ख़त्म हो जाता था और बरसात के दौरान समुद्र में चला जाता था। तो उसको रोकने का जो कार्य हुआ वो भी एक बहुत अच्छा कार्य हुआ, जिससे फार्मर्स को काफ़ी जो है हेल्प मिला। फिर लगभग 1500 से आसपास यहाँ के आसपास जितने वेल थे, तो वेल में भी धीरे धीरे सैलिनिटी इंग्रेशन होने लगा था। तो उसको एक रिचार्जिंग की पद्धति हमने अपनाई। लगभग 1500 के आसपास वेल को हमने रिचार्ज किया 108 गांव में। और फिर उसके बाद साथ ही साथ जो है हमने जो भी नई पद्धति है माइक्रो इरिगेशन, उसको भी काफ़ी बढ़ावा दिया। गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिल करके लगभग 500 एकड़ लैंड को फुल्ली ड्रिप कन्वर्ट किया। तो वो एक यूनिक इनिशिएटिव जो फार्म पॉन्ड की है, क्योंकि हर फार्मर के अगर उसके पास 5 बीघा ज़मीन है तो उसके फार्म में एक कॉर्नर में एक फार्म पॉन्ड अगर हो और दरिया का पानी या बरसात का पानी जो है वो उसमें जमा हो, वो उसकी बहुत सुरक्षा करता है। 5-7 महीने तक वो अगर छोटा फार्म पॉन्ड हो तो बहुत सुरक्षा करता है। तो ऐसे में हमने लगभग 720 फार्म पॉन्ड जो है फार्मर्स के जगह पे बनाए। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, साथ साथ जो इस स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं। हमने खुद 3 वेटनरी यूनिट खोली, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पशुओं का, फार्मर्स के जो पशु हैं उनकी देखभाल के लिए और उनका कैसे हो, वो भी एक हमने किया। फिर हेल्थ कैंप एक ऐसा इनिशिएटिव था जो हम लगभग हर महीने 1.5 महीने पे एक हेल्थ कैंप हम वो करते हैं। उसके भी लगभग हेल्थ कैंप लगभग 20,000 पशुओं का ट्रीटमेंट उस हेल्थ कैंप में हुआ। अभी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में भी ऑनरेबल गवर्नर सर ने देखा, जो एक सेक्सिमन का जो प्रोजेक्ट था उसमें भी हमको काफ़ी सफलता मिली और लगभग 690 पशुओं को जो के साथ जो हमने काम किया उसमें 98% अचीवमेंट था। इसी तरह काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग हेल्थ में, एजुकेशन में भी काफ़ी काम करते हैं। फिर महिला मंडल के साथ काफ़ी काम करते हैं। चूँकि आज का प्रसंग जो है नेचुरल फार्मिंग है, कृषि है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कभी उस पर बात करेंगे। लेकिन फिर भी जो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो हम कर रहे हैं और ऑनरेबल महामहिम को उसके अपडेशन के लिए, और आप तो हमारे साक्षी हैं, आप तो हमारे साथ डेली काम करते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। हमारे किसानों के प्रतिनिधि खिमजी भाई से नम्र निवेदन है कि वे प्राकृतिक कृषि की सफल गाथा का वर्णन करें। खिमजी भाई। આજે આ પ્રાકૃતિક કૃષિ પરિસંવાદમાં માનનીય રાજ્યપાલ શ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને પધારેલ સંતો, મહંતો, આપ સર્વે ખેડૂત ભાઈઓનું હું પીડીલાઇટ સંસ્થા, ગ્રામ નિર્માણ સમાજ, ત્રિવેણી ફાઉન્ડેશન અને ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ વતી હું ખીમાભાઈ ડાંગર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, શરૂઆત કરવી છે મારે પ્રાકૃતિક ખેતીની। જ્યારે મેં શરૂઆત કરી, સફર કરી ત્યારની મિત્રો, હું શરૂઆતમાં જ્યારે મને આ ખેતી વિશે કોઈ નોલેજ નહોતું, ત્યારે હું શહેરમાં ડાયમંડમાં જોબ કરતો હતો, પણ પર્યાવરણમાં અગ્રિમ મને રસ હતો પર્યાવરણમાં કે ભાઈ પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે કંઈક ખેતી કરવી એમ। તો મિત્રો, જ્યારે હું મારી શરૂઆત થઈ ગામડે આવી અને ખેતીની, ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં 4 થી 5 વર્ષ મેં રાસાયણિક ખેતી કરી અને 2018થી મેં પ્રાકૃતિક ખેતીની શરૂઆત કરી। શરૂમાં યોગ્ય પદ્ધતિની માહિતી ન હોવાથી ખેતીમાં મને થોડા ઘણા અંશે લોસ ગયો અને જ્યારે 2019માં હું પીડીલાઇટ સહયોગ સંસ્થા હેઠળ ગ્રામ નિર્માણ સમાજના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો। પછી આ સંસ્થાના કોન્ટેક્ટમાં આવતા મેં ઘણા પ્રવાસો કર્યા, ઘણા ફાર્મ વિઝિટો મેં ખેડૂતોને ત્યાં જઈને કરી અને એનાથી મને ખરેખર જાણવા મળ્યું કે આ ખેતીની યોગ્ય પદ્ધતિ શું છે। પછી એના થ્રુ મને સહયોગથી નર્સરી પ્લાન્ટ, ગોબર ગેસ પ્લાન્ટ, વર્મી કમ્પોસ્ટ પ્લાન્ટ અને બાગાયત મોડલ
તો આજે આ સહયોગથી હું ધીમે ધીમે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જે કંઈ થોડો ઘણો લોસ જતો હતો એને આ પૂરક વ્યવસાયોથી હું એમાં થોડો થોડો આત્મનિર્ભર બનતો ગયો, આગળ આવતો ગયો. અને તે પછી હું સંપર્કમાં આવ્યો આત્મા એગ્રીકલ્ચરલ ટેકનોલોજી મેનેજમેન્ટના. એનાથી મેં પ્રેરણા પ્રવાસ કર્યા. માનનીય રાજ્યપાલ શ્રીના ફાર્મ ઉપર અમે 2021 જ્યારે ગયા, सर जी वो फार्म पर हमने देखा वो गेहूं की फसल, गन्ना की फसल और सभी फसल हमने देखी वहाँ. और वहाँ जो भाई साहब थे वो हमने विजिट करवा रहे, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई साहब इतनी बढ़वार, इतनी पैदावार क्यों? तो उसने हमें बताया कि हम जब पानी देते हैं तब उसमें जीवामृत डालते हैं. वो बाल्टियाँ रखी हुई थी वहाँ, और वहाँ टैंकर भर के वो बाल्टिया में जीवामृत देते हैं. फिर हमने बताया गौशाला है, गौशाला में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो घन जीवामृत बनाते हैं. और घन जीवामृत और ज़मीन में डाल के ज़मीन की इतनी पैदावार बढ़िया हो गई, हम मानेंगे नहीं. यहाँ वो गन्ना की पैदावार हमने देखी तो हम भूल ही गए गन्ना है या क्या है. इतनी ज़्यादा बढ़वार गन्ना की. हमने अगली बार जब प्रवास किया था जनवरी में 2022 में, उसके बाद हमने इस साल फरवरी में भी हमने वो आत्मा द्वारा वहाँ गवर्नर साहब का फार्म पे विजिट किया. तो इस साल भी काफ़ी बढ़वार, इस साल तो हमने बहुत ज़्यादा देखा. वहाँ गन्ना की प्रोसेस का यूनिट था. वहीं से वो गुरुकुल है, गुरुकुल के सामने एक्जेट प्राकृतिक स्टॉल है. वहाँ सभी प्राकृतिक प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं. उनमें से बहुत सारे किसान मित्र मेरे साथ है, वो सब वहाँ मेरे साथ प्रवास में थे. वहाँ से हमने कुछ पद्धतियाँ सीखी और यहाँ आकर हमने अपनी खेती में डेवलपिंग की. उसकी वजह से आज ये ग्राम निर्माण समाज थ्रू कितने सारे मेरे खेडूत मित्र हैं जो मेरे हमेशा सहयोग में रहे. उनके अनुभव से मैं आज एक प्राकृतिक मॉडल फार्म बनाने की ओर जा रहा हूँ. मित्रों, હું વાત કરું કે એમની ત્યાં જે અમે પદ્ધતિઓ જોઈ, હરિયાણા જે પદ્ધતિઓ જોઈ, એમને ખેતી કરવાની ટેકનિક, એ લોકોને ત્યાં અક્ષર જે શેરડીની ખેતી થાય છે, ઘઉંની ખેતી થાય છે. અને આ જે 100 એકરનું ફાર્મ છે એ ફાર્મ ખરેખર વિઝિટ કરવા જેવું છે. ખેડૂત મિત્રોને તેનાથી ઘણી પ્રેરણા મળશે. અને શરૂમાં જ્યારે હું આ ખેતીમાં થોડા ઘણા અંશે કાસો પડતો હતો, અમુક અંશે કહી શકાય કે કોઈક પદ્ધતિમાં ખરો નહોતો ઉતરી શકતો, ત્યારે આ બધી વિઝિટો, આ બધા પ્રવાસ દરમિયાન મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું. અને આજે મારે કહેવું પડે કે મારા ઘણા એવા ખેડૂત મિત્રો અહીં આવેલા છે કે જેમને સમયના અભાવે શાયદ નહીં સ્થાન આપી શકાય, પણ એ ખેડૂત મિત્રો ગવર્મેન્ટ જોબ છોડીને આ પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આટલા અગ્રેસર છે તે આજે એક મસ્ત મોડલ ફાર્મ બનાવીને એમના ઉત્પાદનો વિદેશ લગણ વેચાણ માટે મૂકી દીધેલા છે એમને. અને આજે કૃષિ ઋષિના માધ્યમથી ભાઈ શ્રી રોહિતભાઈ ગોટી અને અમારી પૂરી કૃષિ ઋષિ ટીમ સતત આ કાર્યક્રમમાં અગ્રેસર છે. અને આત્મા થ્રુ જ્યારે જ્યારે પ્રેરણા પ્રવાસ થાય છે એમાંના ઘણા ખેડૂતે જે અનુભવ કર્યા, જે મોડલ ફાર્મ જોયા, એ મોડલ ફાર્મથી ઘણા ખેડૂતો પ્રેરાઈને અને આવી સંસ્થાના સહયોગથી અત્યારે અમારા મહુવા તાલુકાના વિસ્તારમાં ખૂબ સારું કામ કરે છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મને અહીં બોલવાની તક મળી એ બદલ આભાર. અસ્તુ. गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री से नम्र निवेदन, यहाँ पे उपस्थित कृषि को, किसानों को प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करें. ओम. त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन और ग्राम निर्माण समाज द्वारा आयोजित प्राकृतिक कृषि संवाद में उपस्थित माननीय डॉक्टर पंकज कुमार शुक्ल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां और विशेष परियोजनाएं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, माननीय डॉक्टर अरुण दवे जी, मैनेजिंग ट्रस्टी लोक भारती सणोसरा एवं त्रिवेणी एजुकेशन ट्रस्ट, माननीय श्री दादू भाई भम्मर जी, अध्यक्ष बंधुत्व किसान उत्पादक संगठन, हमारे बीच में उपस्थित
विधायक महोदय, डीएम महोदय, एसपी महोदय, डीडीओ एवं प्रशासन के अन्य सभी अधिकारीगण, माननीय महात्मा प्रफुल्ल भाई सेंजलिया जी, प्राकृतिक कृषि अभियान के राज्य संयोजक, पंकज भाई वल्लभ भाई पटेल, मास्टर ट्रेनर मालावा, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में बैठा हूँ। मैं खुद खेडूत पुत्र हूँ। गामड़ा में मेरा जन्म हुआ और आप जैसों के बीच में आकर मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे अपनों के बीच में आ गया हूँ। और मैं ये भी अनुभव कर रहा हूँ, आप लंबे समय से इस भीषण गर्मी में बैठे हैं। आप सबका बिना पैसे के स्टीम बाथ उपचार हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा का मैं डॉक्टर हूँ और उसमें हम लोगों को स्टीम बाथ में बिठाकर पसीना निकालकर बीमारियां दूर करते हैं। लेकिन आज शुक्ल जी ने बिना पैसे आप सबका स्टीम बाथ की व्यवस्था बना दी, तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम सब धरती पुत्र हैं, खेडूत के बेटे और बेटियां हैं। ये गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपितु ये हमारे शरीर की बीमारियों को पसीने के द्वारा निकालने का काम करती है। तो इसमें बेचैन होने की जरूरत नहीं। इधर वाले जो लोग बैठे हैं वो बहुत शांति से बैठे हैं और हमारी माताएं बहनें सब हाथ से कागज हिला रही हैं। इसको थोड़ी देर बहनों, पसीना मुझे भी अंदर खूब आ रहा है और मैं इसका पूरा आनंद लेता हूँ। जब ये पसीना पूरा आ जाएगा और आपके कपड़े भी भीग जाएंगे और ये पंखे की हवा आकर के अपने आप कूलर बन जाएगा, बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं। अब मैं अपनी बात आपके बीच में करूं, थोड़ी सी दिक्कत तो आपको रहेगी क्योंकि गुजराती मैं नहीं बोल पाता, समझ लेता हूं। आप भी हिंदी समझ लेते हो कि नहीं? धन्यवाद, बहुत अच्छा। और मैं बड़ा सरल बोलूँगा, सहज बोलूँगा, जो आप सबकी समझ में आए। आप वो लोग हाथ खड़े करेंगे जो खेती बाड़ी करते हैं। वाह, आपके लिए भाई खुद तालियां बजाओ, बहुत अच्छा। मैं त्रिवेणी फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि जो इस गामड़ा के बीच में आकर आप लोगों के बीच में किसानों की भलाई के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। और जो डॉक्टर पंकज कुमार जी शुक्ल ने अपनी फाउंडेशन की गतिविधियों की जानकारी दी, निस्संदेह वो बधाई के पात्र हैं कि जो जल बचाने का भी काम करते हैं, पर्यावरण बचाने का भी काम करते हैं, धरती माता को भी बचाने का काम करते हैं, गाय माता को भी बचा रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य भी बचाने के लिए प्राकृतिक खेती के मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी संख्या में आप खेडूत आज आए हैं। मैं भी आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपसे एक नम्र निवेदन करता हूं कि गर्मी तो खूब है,
लेकिन ऐसे कार्यक्रम कभी कभी होते हैं, और मैं मानता हूं शायद आपके इस गामड़ा में जब से गुजरात बना है कोई गवर्नर आपके बीच में नहीं आया होगा। तो मैं भी गवर्नर कम हूं और खेडूत ज्यादा हूं, और इस पर मैं गर्व महसूस करता हूं। मैं हाथ से हल चलाता रहा हूं, फावड़ा मैंने खूब चलाया है। आज भी मैं अपने कुरुक्षेत्र के गुरुकुल हरियाणा में, जिसकी चर्चा अभी खेमजी भाई ने की, वो खुद अपने साथियों के साथ वहां गए हैं। आप में भी शायद कुछ खेडूत वहां गए होंगे। तो वहां मैं 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं। आप सब खेडूत जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सब प्राकृतिक खेती से जुड़िए। आप इसलिए प्राकृतिक खेती नहीं करना चाहते, आपको ये डर है, भय है कि हम यूरिया डीएपी खेत में नहीं डालेंगे, रासायनिक खेती छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई मेरी क्लास में बोलना है। मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूं, तो आज मेरी क्लास में आप बैठे हैं और इसका नाम संवाद है, भाषण नहीं है। मैं बातचीत आपके साथ करूंगा ताकि एक एक बात आपके मन और दिल में जाकर के बैठे। आप प्राकृतिक खेती इसलिए नहीं करते, आपको ऐसा महसूस होता, डर लगता है कि हम यूरिया डीएपी कीटनाशक छोड़ देंगे तो हमारी पैदावार घट जाएगी। ऐसा सोचते हो कि नहीं? ऐसा सोचते हो ना? हाँ, ऐसे बोलो आप, मेरे को भी पता लगेगा मेरी बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। अब इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। भाई और बहनों, मैं खुद अपने 200 एकड़ खेत में 25 वर्षों तक रासायनिक खेती करता रहा, जैसे आप करते हैं, वही यूरिया डीएपी जंतुनाशक दवाइयां। लेकिन एक दिन एक घटना घटी। हमारे खेत का एक कर्मचारी किसी जंतुनाशक दवाई का स्प्रे कर रहा था और स्प्रे करते हुए खेत में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो वहां दूसरा कर्मचारी दौड़ा आया, उसने सारी घटना बताई, तो हम उसको उठा के लाए, अस्पताल ले गए। 3 दिन इलाज चला, बच तो गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, मेरे पास मेरे गुरुकुल में 1500 बच्चे पढ़ते हैं और वो आवासीय हैं, 19 प्रांतों के बच्चे हैं। उनको मैं अपने खेत का ही भोजन साग भाजी खिलाता हूं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि इस मजदूर कर्मचारी ने जो दवाई छिड़काव कर रहा था, उसने दवाई को न तो खाया ना पिया, केवल छिड़काव करने की गंध से मर गया। और मैं तो इन छोटे छोटे बच्चों को जो भोजन खिला रहा हूं, उसमें दवाई जहर डाल करके खिला रहा हूं। साग भाजी में डालता हूं, वहाँ शेरडी है, गेहूं है, धान है, सब में जहर डालता हूं। तो उस दिन मैंने निर्णय लिया, मैं देश के भावी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पाप नहीं करूंगा। और मैंने रासायनिक खेती छोड़ दी। मैंने सजीव खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी। जब मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव खेती एकदम रासायनिक से बदली, तो पहले साल मेरे कुछ हाथ नहीं लगा, सब कीट पतंग खा गए। अगले साल फिर मैंने नहीं छोड़ा, 50% मेरे को बचा।
तीसरे साल फिर मैंने किया, 80% के लगभग मेरी बचत हुई, लेकिन न तो मेरा खर्चा कम हुआ ना मेरी मेहनत कम हुई। अब मेरे दिमाग में आया कि जो खेती पहले 3 साल तक पूरी पैदावार नहीं देगी तो एक 2-4 एकड़ का खेडूत उसे कैसे स्वीकार करेगा, कैसे सहन करेगा। ये खेती सफल नहीं है और इसके बहुत कारण मैंने ढूंढे। अब समय कम है, नहीं तो मैं विस्तार से उसको बताता। मैंने इस बीच में निर्णय लिया कि ये जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सजीव कृषि, ये पूरा उत्पादन पहले ही साल नहीं दे पाएगी तो ये लोगों में लोकप्रिय नहीं होगी। और आप जानते होंगे पिछले 30-40 वर्षों से भारत की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए काम करती रही, लेकिन वो मॉडल नहीं बन पाए, लोकप्रिय नहीं हो पाई। तो इस बीच में प्राकृतिक खेती से मेरा परिचय हुआ, तो मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की 5 एकड़ में। पहले ही साल मेरे को 80% लाभ हुआ। 20% जो नुकसान रहा वो मेरी अपनी गलतियों से रहा, क्योंकि मैंने प्राकृतिक खेती को सही ढंग से नहीं किया, होते वो ठीक नहीं किया। और जीवामृत पे मैंने जोर डाल दिया, घन जीवामृत को भी ध्यान नहीं किया। आच्छादन, एक समय बहुत फसलें पैदा करना, ये सारी बातें मैंने पहले साल पूरी नहीं की थी, तो 80% मेरे को लाभ हुआ। लेकिन अगले साल मैंने प्राकृतिक खेती के सारे नियम ईमानदारी से पालन किया। मेरी 100% पैदावार पूरी हुई। जितना मैं रासायनिक में करता था उतनी ही पैदावार मेरी प्राकृतिक खेती से होगी। अब मेरा उत्साह बढ़ा, तो मैंने अगले साल 20 एकड़ में एकदम खेती की। 20 एकड़ में मेरे को पूर्ण सफलता मिली, पूरी पैदावार हुई। अगले साल मैंने सीधी 100 एकड़ में खेती की, और 100 एकड़ में मेरी जो पहले 2 साल की खेती थी वो रासायनिक खेती से भी ज़्यादा पैदावार हो गई। तो अगले साल मैंने अपने पूरे 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती की। आज मेरा 200 एकड़ खेती का प्राकृतिक फार्म है। सौभाग्य से पिछले महीने हमारे आदरणीय डीडीओ साहब हम बीच में बैठे हैं, डीएम महोदय बैठे हैं। पूरे गुजरात के जितने भी डीएम महोदय हैं, डीडीओ महोदय हैं, चीफ सेक्रेटरी गुजरात के नेतृत्व में मेरा फार्म देखने आप गए हैं। मैंने खुद फार्म के बीच में घुमा करके इनको फार्म दिखाया। अभी मेरा जो धान को क्या बोलते हैं, जो चावल की खेती थी, अभी वो आजकल हार्वेस्टिंग हो रही है मेरी चावल की खेती की, वो कट रही है। डीएम महोदय जो आप देख के आए थे ना, अब उसकी हार्वेस्टिंग आजकल। और मेरे को प्रतिदिन सायंकाल फोन आता है, आज उन्होंने 15 एकड़ काटे हैं, आज 12 एकड़ काटे हैं, और 1 एकड़ में कितनी पैदावार हुई प्रतिदिन तौल करके मेरे को सूचना देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कभी कल्पना मैंने भी नहीं की थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, अब पिछले वर्ष मेरे खेत में धान पैदा हुआ था 32 क्विंटल प्रति एकड़, 32 क्विंटल पर एकड़ एवरेज पिछले वर्ष, और इस वर्ष हुआ है 38 क्विंटल प्रति एकड़।
समझ में आई बात? अब पैदावार बढ़ी है घटी है? बोलो भाई खेडूत भाइयों, बढ़ी है कि नहीं? और जो रासायनिक खेती करते हैं उनकी पैदावार इस साल हुई है 30 क्विंटल प्रति एकड़, और उनका 1 एकड़ में खर्चा जो आया है यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई और लेबर का, वो आया है 14 से 15 हजार रुपये प्रति एकड़, और मेरा खर्चा आया है 2000 रुपये प्रति एकड़। क्योंकि मैंने कोई दवाई तो डाली नहीं, कोई यूरिया डीएपी डाला नहीं, केवल मैंने उसमें जीवामृत का जो स्प्रे करवाया मजदूर से, कर्मचारी से, उसकी लेबर मैंने 2000 रुपये प्रति एकड़ दिए। तो रासायनिक खेती करने वाले जितने भाई बहन यहां पर बैठे हैं उनको मैं ये आंकड़े दे रहा हूं। और जिस शेरड़ी की बात खेमजी भाई ने मेरे को अभी आपके बीच में रखी, अभी तो हमारा शेरड़ी छोटा था जब ये लोग गए हैं, लेकिन पिछले वर्ष हमारा शेरड़ी 18 फीट ऊंचा था। 18 फीट का गन्ना था हमारा, और उसी ऊंचाई की ओर अब तेजी से वो बढ़ रहा है, इससे कम होने का सवाल ही नहीं है। अब आप समझो मेरी बात को, थोड़ी गर्मी तो लगेगी लेकिन मजा बहुत आएगा बात सुनने में। ध्यान करो, इस धरती माता को यूरिया की जरूरत नहीं है, डीएपी की जरूरत नहीं है, बाहर के किसी भी खाद की जरूरत नहीं है। धरती माता को आवश्यकता जरूरत है केवल और केवल सूक्ष्म जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की और हड़सिया की, मित्र जीव की जरूरत है। अब आपने मेरे पीछे बोलना है, चुप नहीं बैठना। आप सब कभी जंगल में गए हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, जंगल में कितने तरह के पेड़ हैं, कितने तरह की वनस्पतियां हैं। आपने कभी जंगल में किसी को यूरिया डालते देखा है? डीएपी डालते देखा है? जंतुनाशक दवाई डालते देखा है? और होता क्या है, जब जंगल के पेड़ पर फल लगने का समय आता तो फलों से लद जाता है। और जंगल में जितने भी पेड़ हैं, आप किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ो और उसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में लेके जाओ, उस पत्ते में एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। सारों में फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ परमात्मा ने दिया, प्रकृति ने। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब प्रकृति परमात्मा जंगल के पौधों में सारी जरूरतें पूरी करता है, तो क्या वो मेरे आपके खेत में पूर्ति नहीं करेगा? उसके यहां कोई पार्टीबाजी थोड़ा ही है, वो तो सबका पिता है और ये धरती उसकी रचना है, तो इसमें सारी जरूरतें वो पूरी करता है। आप इस बात को ध्यान से समझ लो। प्राकृतिक खेती क्या है? इसमें कोई बाहर से, बाजार से आपने खरीद के कुछ नहीं डालना है। आपने अपने घर में, आपके किसान ही शेरड़ी गन्ना पैदा करता है, वही गुड़ बनाता है, वही दाल पैदा करता है, पलसीज, उसी से बेसन बनता है। गाय आपके घर में, और कुछ लेना ही नहीं है, और कुछ भी नहीं लेना प्राकृतिक खेती में। और इसमें हम खाद नहीं बनाते, दो तरह के कल्चर बनाते, मेलवन बनाते, मेलवन। और खेडूत भाइयों ध्यान करो, इस समय मेरे पास 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक,
जो देश के अलग अलग भागों में यूनिवर्सिटीज में कोई वाइस चांसलर है, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, कोई माइक्रोबायोलॉजी का, कोई किसी का है, उनमें सबको हमने काम पे लगाया। उन्होंने रिसर्च किया और इस भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी को छोड़ के, इनमें वो गुणवत्ता नहीं पाई। हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म बैक्टीरिया जीवाणु हैं। देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा। और हम क्या करते हैं, हम जीवामृत कैसे बनाते हैं? 200 लीटर का एक खाली ड्रम लेते हैं, उसको छाए में लगते हैं, उसको पानी से भर लेते हैं लगभग 80 लीटर, और देसी गौ माता 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। आप ये 8 से 10 किलो गोबर गोमूत्र जो एक रात और दिन का है वो ड्रम में छोड़ दो, और 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, और अपने किसी बड़े पेड़ के नीचे की 1 पाव भर मिट्टी उसमें डाल दो, और लकड़ी का डंडा लेकर घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन घोलना है। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है। 1 एकड़ का, समझ में आई बात? इससे कम समय में इतना प्रभावी 1 एकड़ का खाद हो नहीं सकता। अब इसमें साइंस क्या, विज्ञान क्या, इसको समझो। अब बोलना है आपने। गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? कोई लाला जी बैठे हैं यहां पे, कोई गिनती करने वाला? 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होंगे उसमें, और उन 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु को खाने के लिए आपने दाल का बेसन दे दिया। दाल का बेसन मतलब प्रोटीन दे दिया, तो वो सूक्ष्म जीवाणु बलवान होंगे, स्वस्थ बनेंगे। और फिर उसमें जो गुड़ डाला है, गुड़ उनको मल्टीप्लाई करेगा, उनकी संख्या बढ़ाएगा। और मिट्टी जो उसमें 1 मुट्ठी है, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु मिलकर के मेलवन का काम करेंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बलजीत सारन, माइक्रोबायोलॉजी के, उन्होंने रिसर्च की में बनता है। तो हर 20 मिनट में, ध्यान करो खेडूत भाई और बहनों, माताओं ध्यान करो, इस ड्रम में ये घोल जब बनाते हैं तो प्रति 20 मिनट में सूक्ष्म जीवाणु डबल होते। इसमें 30 लाख करोड़ हैं, तो अगले 20 मिनट में वो 60 लाख करोड़ हो जाएंगे। 20 मिनट में वो 120 लाख करोड़ हो जाएंगे, और ऐसे 72 घंटे तक 72 आवर वो बढ़ते ही जाते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवाणुओं की कोई गिनती कर ही नहीं सकता। अब इन सूक्ष्म जीवाणुओं को 72 घंटे के बाद ये मरने शुरू हो जाएंगे कम, इसलिए 72 घंटे से पहले स्प्रिंकल से, ड्रिप से खेत में पानी से भेज दो। अब इससे होगा क्या, ये ध्यान करो। ये जो धरती माँ है ना, इसमें भी सैकड़ों हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। ये गौ माता के पेट से जीवामृत में बनाए सूक्ष्म जीवाणु जब खेत में जाएंगे, तो भाइयों और बहनों, ये आपस में मेलवन का काम करते हैं। मेलवन तो समझती ना माताएं, ये तो गुजराती का मैंने भी सीखा मेलवन। 1 क्विंटल दूध में 100 ग्राम दही डाल दो तो पूरा दूध दही बन जाएगा कि नहीं? और वो दही कब बनता? उसमें बैक्टीरिया पैदा होता करोड़ों अरबों की संख्या में। ये जो बैक्टीरिया, ये जो सूक्ष्म जीवाणु आंख से नहीं दिखते ये, लेकिन इनमें हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं।
ये जो यूरिया डीएपी वाले हैं कृषि वैज्ञानिक, अब इसको ध्यान से सुनना आपने, वो आपसे ये पूछेंगे और हमसे भी पूछते हैं कि भाई आपके इस जीवामृत में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, फास्फोरस कहाँ से आएगा, जिंक की पूर्ति कैसे होगी, पोटास की पूर्ति कैसे होगी, आयरन की पूर्ति कैसे होगी, कॉपर की पूर्ति कैसे होगी, ये पूछते हैं। अब आप क्या करते हो, बाजार में जाते हो, पोटास की थैली खरीदी खेत में डाल दी, जिंक की थैली खरीदी खेत में डाल दी, जो खेत में कमाया जेब में लिया, बाजार में दे आए, बदले में ये लेके आते हो। सारा पैसा आपका दवाई और एक खाद में खर्च हो जाता है। ये होता है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, प्राकृतिक खेती में इन तत्वों की पूर्ति कैसे होगी, इसका मजा आएगा आपको सुनने में। ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना गौ माता के पेट के, जो थोड़े से जीवाणु को हमने खरबों में बना दिया, इन सूक्ष्म जीवाणुओं में ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, इस आकाश हवा में 78.5% नाइट्रोजन 24 घंटे रहता है। और ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से इस नाइट्रोजन को खींचते हैं और अपने इस भगवान के बनाए यूरिया को आपके पौधों को देते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? अगली सुनो, ये जो धरती है ना आपकी खेत की धरती, इसमें फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, सब कुछ है, मैग्नीशियम सब है, लेकिन वो सारे तत्व सुप्त अवस्था में हैं। अपने आप ये तत्व पौधे का भोजन नहीं बनते, लेकिन ये गौ माता के पेट से जो सूक्ष्म जीवाणु गए हैं, ये धरती में पड़े आयरन को, कॉपर को, मैग्नीशियम को, पोटास को खाते हैं और उनका भोजन बना के पका के पौधे की जड़ को देते हैं। समझ में आई? जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे वो आपके पौधों के सब प्रकार के भोजन को बना करके पौधों को देने का काम करेंगे। कैसे करेंगे इसका मोटा उदाहरण मैं देता हूं। इधर मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप बोलना मेरी माता हो। आपके घर में रसोड़ा है कि नहीं है? रसोड़ा या बिना रसोड़े का इनका काम चलाते हो? रसोड़ा है। अच्छा, अगली बात ध्यान से, आपके रसोड़ा में चावल भी रखे हैं, दाल भी रखी है, आटा भी रखा है, साग भाजी भी रखी है, प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई गैस भी रखी है, सारी चीजें रखी हैं। लेकिन आप रसोड़ा में ना जाओ और इन सारी चीजों को इकट्ठी करके भोजन ना बनाओ तो खाना बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। ध्यान करो, सारी चीज है रसोड़ा में भोजन बनाने की, सब वस्तुएं, लेकिन आप रसोड़ा में नहीं जाती तो भोजन बन के अपने आप बाहर नहीं आता। भोजन कब बनता है? जब आप रसोड़ा में जाएंगी, आटा को हाथ से गूंथेंगी, दाल को पानी में भिगोकर आप तपेले में डालकर पकाएंगी, आप छौंका लगाएंगी, गैस जलाएंगी, तभी बनता है क्या नहीं? ठीक ऐसे ही आपकी धरती माता में पौधे को देने वाले सारे भोजन ऐसे ही रखे हैं जैसे रसोड़ा में सामान रखा है, लेकिन भोजन जब बनेगा जैसे माताओं के जाने से भोजन बनता है, इन माताओं वाला काम धरती में सूक्ष्म जीवाणु और हड़सिया करता है। अब तो आगे होगी समझ में। कमजोर विद्यार्थियों हाथ खड़ा करके बताओ समझ में आई कि नहीं? ये तो भाई समझदार है, मैं तो कमजोर विद्यार्थी माने बैठा था। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं। तो समझ में आ गई ना? अब ध्यान करो,
ये जो हड़सिया था ना मेरे खेत में, ऐसा हड़सिया आपने जिंदगी में देखा कभी? ये सांप की तरह लंबा और इतना स्वस्थ, मोटा, ताजा। ये कितना स्वस्थ है। हमने इस पे भी शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया। ये जो हड़सिया है ना, आपके खेत की मिट्टी को खा के पेट से जब निकालता ना विष्ठा के रूप में, तो आपके खेत की धरती से कितना, बोल लो तो भाई, 6 गुना ज्यादा और 13 गुना ज्यादा पोटास इसके पेट से निकली मिट्टी में एक काम करता है। 24 घंटे मनरेगा वाले तो पैसे मांगते हैं, ये तो फ्री में करता है। ये सूक्ष्म जीवाणु फ्री में काम करता है। ये रात और दिन आपके बिना पैसे के मजदूर भगवान ने भेजे हैं, ये कर्मचारी हैं आपके। ये जितना बढ़ेगा हड़सिया, जितने सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे, ये अपने आप तो धरती के 40 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करके बलिदान देता आपके लिए। 40 प्रकार के, यानी कि इसके शरीर में प्रोटीन है, वो पूरा बलिदान आपकी खेती, जो मरते हैं वो आपकी खेती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाकर धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या बढ़ाता है? समझ में आई बात? ये अपने एक जीवन में 50,000 बच्चे देता एक हड़सिया। समझ में आई बात? इतना बड़ा परिवार बढ़ाता ये। उसको पता है कि भूमि माता को मेरी जरूरत है, भगवान ने इसको इतनी ताकत दी है, तो ये है जान। अब आपसे मैं पूछता हूं, एक हड़सिया को खेत से पकड़ के लाओ और यहीं मेज पे रखो महात्मा जी के सामने। हड़सिया को पकड़ के लाओ और इस मेज पे रखो और उस पे आप वाला यूरिया डालो जो आप खेत में डालते हो। बताओ हड़सिया जिएगा या मरेगा बहनों? जिएगा, मरेगा। और उसी हड़सिया पे आप गाय का गोबर डालो तो मरेगा या बचेगा? वो बचेगा भी, परिवार भी बढ़ाएगा। ठीक समझ में आएगी कि नहीं बात? तो आप इन मित्रों को मारने का काम करते हैं, बचाने का? हाथ खड़ा करके बताओ रासायनिक वालों, इनको मारने का काम करते हैं, बचाने का? अरे मैं पूछता हूं, हड़सिया तो आंख से दिखाई देता इतना बड़ा है, जब यूरिया उसको मार देता है, आपके जंतुनाशक सांप को भी मार देते हैं, दुनिया में अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त कर दी हमने, तो वो सूक्ष्म जीवाणु जो आंख से नहीं दिखता वो कैसे बचेगा? ध्यान करो मेरी बात की ओर। जितना सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे जो गौ माता के पेट से आते हैं, जितना हड़सिया मित्र जीव बढ़ेगा, उतना ही धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। जितनी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी उतना ही पैदावार अपने आप बढ़ेगी। ये है प्राकृतिक खेती। अब अगली बात, आप तो रासायनिक डालकर इन मित्र जीव जो आपकी भलाई करना चाहते हैं उनको मारने का काम करते हो। जब आपने हड़सियों को मार दिया, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, मित्र जीव मार दिए, तो धरती बंजर बनेगी या उपजाऊ बनेगी? बोलो। और बंजर बनेगी नहीं, बन चुकी है। आपकी जानकारी बता रहा हूं, जब ये हरित क्रांति 60 के दशक में शुरू हुई, उस समय डॉक्टर स्वामीनाथन, अभी जो 10 दिन पहले जिनका देहांत हुआ, पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से, भारत की सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन नापा गया है, सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.345 से नीचे आ गया।
और कृषि वैज्ञानिक की भाषा में जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन हो चुकी है, इस समय सारे देश की धरती बंजर हो चुकी है। और इसका प्रमाण ये है, 60 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई, 1 हेक्टेयर में 30 किलो यूरिया की जरूरत पड़ती थी। 1 हेक्टेयर में 30 किलो की जरूरत पड़ती थी। और आज कितनी पड़ती बताओ ना? कितने थैले डालते हुए 1 एकड़ में भाइयों? वो पीछे अब दोबारा उठाओ हाथ। 6, 7, 8 थैले डालते हो कि नहीं? बोलो कमजोर विद्यार्थियों, डालते हो कि नहीं? 30 किलो जहां पड़ता था वहां 8 बैग पे हम आ गए। क्यों आए? क्योंकि धरती बंजर हो गई। अब उसमें पैदावार लेने के लिए जबरदस्ती उसको जहर पिला पिला कर पैदावार लेने वाले हैं। और यूएनओ में वहां के साइंटिस्ट ने घोषणा की है, यदि ये खेती यूं ही करते रहे ना तो कुछ समय के बाद और ये महापाप के भागी हम बनेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें उपजाऊ भूमि दी थी, साफ पानी दिया था, साफ पर्यावरण दिया था, शुद्ध अन्न दिया था, और हमने क्या किया? इस धरती माता को जहरीला बना दिया। उस बिटिया के नाटक को देखा था कि नहीं कभी आपने? धरती करे पुकार। आपने धरती को थका दिया है, अब ये जवाब दे देगी। आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेंगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा, खेती तो दूर की रही। आप ध्यान करो, इस समय ग्लोबल वार्मिंग ने दस्तक दे दी है, और उसका परिणाम यूरोप के देश जहां ठंड होती थी वहां 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो गया। लोग मर रहे हैं, समुद्र के किनारे पड़े हैं, आए दिन पहाड़ खिसक रहे हैं। अभी सिक्किम में देखा आपने 5 दिन पहले, ग्लेशियर पिघल रहे हैं पहाड़ बर्फ के, और वो सारे ग्लेशियर पिघल करके क्या परिणाम होगा? सारी नदियां सूख जाएंगी, कहीं पानी नहीं बचेगा, और ग्लेशियर का पानी समुद्र में जाकर उसका वाटर लेवल ऊपर आएगा। समुद्र किनारे जितने देश नगर बसे हैं वो सब समुद्र में गर्त हो जाएंगे। ये परिणाम होगा। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो लाखों टन अनाज का उत्पादन कम हो जाता है। इतनी बर्बादी में आग अब तक नहीं बुझी है, और ये बढ़ती जाएगी। क्यों? तो मेरे खेडूत भाइयों, सब बनाकर, और गांव में 2.5 एकड़ उस पे जमीन, 1 हेक्टेयर, उसमें वो 10 तरह की फसल करते हैं, और वो अपना संतुष्ट हैं कि मेरा उत्पादन बढ़ रहा, कि मेरे देश का किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो। जब भी वो आते हैं तो मेरे को हर बार प्रेरणा देते हैं कि इस प्राकृतिक खेती को पूरे देश में बढ़ाना है, और इस देश के किसान को समृद्ध करना है। इस मिशन पर हम लगे, मिशन में दान दिया है, और हमारे ऐसे प्राकृतिक खेती के हजारों इनकी टीम के युवा खेडूत भाई साहब हैं, और ईमानदारी से सारे नियम पालन करके करोगे तो पहले ही साल इतनी पैदावार होगी जितनी साल बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि धरती की गुणवत्ता सूक्ष्म जीवाणु, हड़सिया, मित्र जीव बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लेना है? बाजार से कुछ नहीं जाना। आज सजीव खेती के नाम पर, जैविक खेती के नाम पर लोगों ने प्रोडक्ट बना लिए। पहले यूरिया डीएपी वाले लूटते थे, अब ये लूटने के लिए खड़े हो गए। आपने बाजार से लेना ही कुछ नहीं है, बस आपके घर में एक देसी गाय होनी चाहिए, बस देसी गाय, और गाय के सिवाय जरूरत नहीं। देसी गाय घर में पालो, उसका दूध बच्चे पिएंगे,
उनकी बुद्धि बढ़िया होगी, शरीर बलवान बनेगा। भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस जैसी मोटी बुद्धि बनेगी, इसलिए उससे बचो। आप तो खेड़ूत जानते हो कि नहीं? मेरे पास 350 गायें हैं और जब मैं अनुभव करता हूँ, दूध निकालने का जब समय होता है तो गाय को लाइन में बांध दो और उसके बच्चे को छोड़ दो, वो सीधा अपनी माँ को अटैक करेगा, वहीं जाएगा, सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा? और इस जो लात नहीं मारेगी ना, पैर नहीं चलाएगी, तब समझ में आएगी यही तेरे वाली माँ है। उससे पहले उसकी कोई समझ नहीं, पिटता फिरता है। तो इसका दूध पीने वाले भी यूं ही पिटते फिरेंगे, उसमें बुद्धि नहीं होती। गाय के दूध में बुद्धि है। गाय में बहुत बड़ी क्षमता, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी गिर गाय दोपहर के 2 बजे जून के महीने में धूप में बैठ करके जुगाली करती है। भैंस को बिठा के देखो ना, वहां पे इस डिग्री को नहीं स्वीकार कर पाएगी। मैं हिमाचल में था, वहां राजभवन में सर्दी में 2-2 फीट बर्फ गिरती थी और मैंने वहां देसी अपनी गाय पाली हुई थी। उस बर्फ को हटाकर मैं एक्सपेरिमेंट करता था कि देसी गाय गर्मी सर्दी कितना सहन कर सकती है। मेरी वो देसी गाय 2-2 फीट बर्फ के बीच में भी कभी बीमार नहीं हुई, स्वस्थ रही, गर्मी में भी स्वस्थ, सर्दी में भी स्वस्थ। तो गौ माता को भगवान ने वरदान के रूप में हमें दिया है। उसका मूत्र जो है वो खनिजों का भंडार है। खेत में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की फसल की सब बीमारियों की रोकथाम में गोमूत्र अमृत की तरह काम करता है। मेरे यहाँ खेतों में कोई जंतुनाशक दवाई नहीं है, वहाँ फल के पेड़ भी हैं और साग भाजी भी है। मैं सूठास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र यही 10 परनीसी से बनाते हैं और कोई बीमारी नहीं, कोई लागत नहीं, खर्चा जब होगा नहीं, धरती उपजाऊ बनेगी। आने वाली पीढ़ियां आपको प्रणाम करेंगी, मेरे बड़े बड़े कितने महान थे कि उन्होंने हमारे लिए किया। और नहीं तो वो कहेंगे हमारे बड़ेले अपने आप मजे ले गए, हमें भूखा मरने के लिए छोड़ गए। सब गालियां देंगे हमें, सब कोसेंगे हमें। इस पाप के भाग से बचना है कि नहीं? और सुनो, अब नई रिसर्च आई है। पिछले 2 साल में इस भारत में 3 गुना कैंसर के रोगी बढ़ गए। घर घर में ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप गुजरात में रोजाना पढ़ते हो कि नहीं? कोई दिन होगा अमुक लड़का शादी में नाच रहा था, गिर गया और मर गया। जिम में जा रहा था, गिर गया और मर गया। स्कूल की 10वीं 12वीं की बेटियां सीढ़ियों पर स्कूल में चढ़ रही, गिर गई और मर गई। अभी जूनागढ़ में 2 लोग दवाई का छिड़काव करते वही मर गए। अखबार में पढ़ी कि नहीं? अब की बार जो नवरात्र में दांडिया होगा, हमारी सरकार सब जगह डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस का प्रबंध करने लग रही है। उनको पता कि यहाँ के जवान अब गिरेंगे और अस्पताल में ले जाने पड़ेंगे। हम कर रहे हैं। इतना जहर, इतना यूरिया, इतना डीएपी जब हम साग भाजी फलों में देंगे, स्लो पॉइजन लोगों में जाएगा। वो मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं। इस पाप से बचना चाहिए कि नहीं? आया ना? अच्छा, मैं बात खत्म करूं। मुझे गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? मैं गुरुजी भी हूं, क्योंकि सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाए। आज भी आपकी क्लास लगी है कि नहीं? बोर तो नहीं हुए? दुखी तो नहीं हुए? तो फिर गुरुजी को कोई दक्षिणा देने का धर्म बनता है कि नहीं? दोगे? तो मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है कि मैंने एक पुस्तक लिखी प्राकृतिक खेती पे। आप गुजराती में है वो। अच्छा, ये तो आप पे है ना? ये आ गई है।
इसको आप घर घर में ले जाओ। और ये मैं फ्री सेवा करता हूं, पैसे नहीं लेता इस पुस्तक के, सबके लिए फ्री है। आप इसको घर में अलमारी में मत रखना, इसको उस टेबल पर रखो। कोई दिक्कत आती वैसा करो, समझ में नहीं आते आपके मास्टर ट्रेनर उनसे बात करो, आत्मा के लोगों से करो, और एक संकल्प लेकर के जाओ। त्रिवेणी कल्याण फाउंडेशन ने जो इतना बड़ा समागम आपका किया, घर घर से बुलाया, मेरे को बुलाया, सबको बुलाया, तो इसका लाभ होना चाहिए कि नहीं? तो मेरा एक ही निवेदन, मेरी गुरु दक्षिणा एक ही है, हाथ खड़ा करके मेरे को विश्वास दिलाओ कि आज से हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आपके लिए बहुत बहुत बधाई, और हमारा आना सफल। ईमानदारी से करो, आप पूरे नियम के साथ करो। ये नहीं चलेगा जीवामृत डाल दिया बाकी कुछ नहीं, घन जीवामृत डाल दिया बाकी कुछ नहीं, नो। इसके सूत्र हैं 5। जब भी बीज बोएंगे तो एक बीजामृत बनाने की इसमें विधि बिल्कुल घर में सरल। बीज को उसमें संस्कारित करो, भिगो कर सुखा करके बीजो, 100% जर्मिनेशन होगा, बीमारी नहीं आएगी, उसका फायदा। घन जीवामृत पहले कितना डालना साल, दूसरे साल कितना, तीसरे, वो इसमें लिखा है। जीवामृत हर पानी के साथ जीवामृत दो, और 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे करो। देखना आप हर स्प्रे के साथ खेत ऐसे उठेगा जैसे यूरिया का बैग डालने पे उठता है। बहुत उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को जीवन दोगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अब आप कैंसर पैदा करते हो, पाप के भागी, तो आपके मैं इस आयोजन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे विधायक महोदय, हमारे अधिकारी महोदय, हमारे संत महात्मा और समाज के प्रतिष्ठित और मंचीय लोग, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में सफल विकास करने वाले किसानों का सम्मान करने का अवसर है। जोरदार तालियों से किसान के सम्मान को हम बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं। श्री दुधेश्वर किसान क्लब दुधाड़ा 1 से श्रीमती मिलनबा और जनक सिंह जयवंत सिंह वाड़ा, आपको नम्र निवेदन है कि आप अपना सम्मान माननीय राज्यपाल श्री से प्राप्त करें। सभी का धन्यवाद, माननीय राज्यपाल श्री का सादर धन्यवाद। माननीय महात्मा श्री प्रफुल्ल सेंजलिया जी से नम्र अनुरोध है कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। गाय माता की भोजन राख्યું છે भोजन। भारत माता की। मान्य हम तो गुजरातना भगवान ज कही शकाय मान्य आचार्य देवव्रतजी ने, कारण के गुजरात में आ अभियान चलावવું એ તો લોઢાના ચેણે હતા, પણ અમારી બધાની મહેનત આપણા બધાની ફળી છે। માન્ય કલ્યાણ ફાઉન્ડેશન એટલે અમારા પંકજભાઈ બોમ્બેથી ઠેઠ અમે એક ફેર તો રાજભવનમાં જઈ આવ્યા। મેં કીધું તમે જાગો, એના પણ છે। પછી અમારા અરુણભાઈ आचार्य जी, अरुण भाई है लोक भारती के ये है, हमारा 70 वर्ष का जो स्कूल चलती है उसका विद्यार्थी 70 वर्ष का अभी भी उसमें एक भी दाग नहीं पड़े है। इतना अच्छा शिक्षण ये गुजरात में ये हमारी लोक भारती दे रही है। ऐसा हमारा संगठन के प्रमुख श्री, हम ये आपका तो धन्यवाद मानते हैं, लेकिन एक बात आपने संकल्प लेवराया, तो ये संकल्प कैसा लेना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने प्राकृतिक खेती अभियान चलाया है। उसमें तारीख 5 और 6 में राजभवन में बैठक थी। वो बैठक में एक नवा निर्णय लिया है, वो है महिला जागृति अभियान। अभी तक हमने भाइयों जागृति अभियान चलाया है, ये महिला जागृति अभियान है। तो हमने पंकज भाई को बोला है आप ऐसा करें कि गुजरात ये महुआ जिला तालुका है, अखा गुजरात आ काश्मीर है, काश्मीर
ये कश्मीरी में यहाँ जखा पड़ जाता है। लेकिन क्या करे, ये रासायनिक वाला ने इतना बगाड़ दिया है। अभी यहाँ की कैरी है, दुनिया में फर्स्ट नंबर की कैरी थी। अभी तो कैरी तो नहीं रही, रस रहा है। यहाँ 10 गाड़ी रस भर रहा है, लेकिन बिना कैरी से बन रहा है। ऐसा हो गया है यहाँ। तो वापिस कश्मीर बनाना है, वापिस यहाँ गुजरात के सबसे पहला जिला तालुका बनाना है कि ये तालुका परिवार कश्मीर बने। उसमें पंकज भाई और अरुण भाई हमारा सामने बैठे, कन्नू भाई हमारा धारा से मार्केटिंग यार्ड का घनश्याम भाई, और अभी धारा से भी कलेक्टर और डीडीओ को तो भी रस आ गया हो। सब मिलकर ये हमारा ये तहसील है, हमारा तहसील कश्मीर बने, इसका संकल्प उसको दो। हमारी पूरा गांव की नारी को जागृत करके हर गांव में प्राकृतिक खेती का अभियान चलाए। अमरेली और भावनगर जिला का ऐसा संकल्प को देना है, क्योंकि ये नहीं देंगे तब सबसे पहले नारी गुजरात में यहाँ सम्मेलन से है। तो अभी ये संकल्प आप उसको भाई पंकज भाई भी दे, ऐसा हमारा है। सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारी 6 महीने से बात चली थी कि आप बैठक रखो, तब ये चांस आ गया है। क्योंकि ऐसी बैठक हमने पहला सभा ली है, नहीं ली ऐसी नहीं है, लेकिन ये सब अलग प्रकार की है, ये आपको भी ध्यान में आए होंगे। हमारे यहाँ वैद है महेंद्र भाई, पूरा गुजरात में हमारा जो वैद का काम वो इतना अच्छा करते हैं। इसका एरिया में कोविड नहीं आया, कोविड आने दिया ऐसा हमारा जरा खड़ा होकर दिख रहा है। बहुत बड़ा वैद है ये, अपना हमारा साथ जिसके हम प्रचार करते हैं तब से हमारा साथ है वो। तो सभी का धन्यवाद देता हूँ। ये संकल्प के लिए मैंने दिया था कि मैंने को बोलने को दो, तो हम सभी को बता दे कि ये महुआ से ये परिवार कश्मीर बने। हाँ, हमारे कन्नू भाई ने जो पानी का काम ये फाउंडेशन के साथ किया है। हमारे ये गंधारी मिल यहाँ आ रही थी सीमेंट फैक्ट्री, तो हमने नरेंद्र भाई के सामने होकर वही बंद रखाई थी। ये हम सब साथ में मिलकर किया है, क्योंकि ये कश्मीर है, नगर तो ये जंगल हो जाने वाला था, इसलिए कश्मीर बने। ऐसा सोचकर हमारी बात पूरी है। गाय माता की, भारत माता की। महात्मा जी का सादर धन्यवाद। कार्यक्रम की पूर्णाहुति हम समूह राष्ट्रगान से करेंगे। माननीय राज्यपाल श्री, मेहमान श्री और किसानों से विनती के उनके स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करें। जनगण मन अधिनायक, गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। सभी का धन्यवाद।